चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। क्या है अगला पॉइंट? कि सर, आपने कहा कि जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है गुड्स को सेल करने के लिए, तो तीन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक तो बोले वक्त के बारे में, ठीक है। दूसरा बोले कंडीशन के बारे में, ठीक है। और तीसरा बोले वारंटी के बारे में, ठीक है। अब इसमें से बोले ध्यान दीजिएगा, अगर बोले आपकी कंडीशन जो है, जो सब्जेक्ट टू कंडीशन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर बोले ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं होती है, तो आपने क्या बोला? बोले सर, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा ना, उसको रद्द किया जा सकता है, और जो पूरा का पूरा पैसा था, वो पूरा पैसा आप रिफंड मांगने की बात जो है वो बोले आप कर सकते हो। लेकिन अगर बोले मैं वारंटी के बारे में बात करूं, तो क्या वारंटी में ऐसा होगा कि अगर चीजें जो है वारंटी के हिसाब से प्रॉपर आपकी नहीं निकलती है, तो क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप रद्द कर पाओगे क्या? आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि सर वारंटी वॉज नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी क्या नहीं थी? बोले वारंटी वॉज नॉट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे? आप बोले उसको रद्द नहीं कर पाओगे। ये समझ में आए? तो सर एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि वैसे तो बोले मैंने ये कहा था कि मेरी जो कंडीशन है ना वो बोले पूरी होनी चाहिए, बट सामने वाले ने फिर भी वो कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, फिर भी मैं क्या कर लेता हूं, वो वाले गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि ये जो गुड्स रहेंगे ना, आगे चल के क्या नहीं होने चाहिए? खराब नहीं होने चाहिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा आप वहां पे बोल रहे होंगे, तो अब ऐसे केस में आपने जिस चीज को कंडीशन कह के बोला था ना, वो कंडीशन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? वो बोले आपकी वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक बार अगर आपने कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता हूं? रेपिडुएट करना चाहता हूं, यानी कि पूरा का पूरा खत्म करना चाहता हूं। ये समझ में आया? आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस को क्लेम करने की बात कर सकते हैं अगर कोई खराबी निकली तो, उसके अलावा नहीं। या फिर दूसरा एक और चीज सुनो, आपने क्या कहा था कि देखो भाई साहब, जो डिलीवरी होगी ना, वो बोले होनी चाहिए रात को 12 बजे, ठीक है। 12 AM पे रात को 12 बजे डिलीवरी जो है वो होनी चाहिए, राइट? बोले हाँ। अगर नहीं हुई तो बोले अपना केक जो है वो वापस लेके चले जाना, मैं इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसके बावजूद सामने वाला बंदा जो है रात को 12:15 पे आपकी निब्बी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, राइट? आपने कहा यार देखो बोला था ना मैंने कि 12 बजे के बाद में मत आना करके, पूरा प्लान चौपट कर दिया ना तूने। बोले चल कोई बात नहीं यार, 15 मिनट लेट आया, लेकिन अभी अगर मेरे पास में देखोगे तो कोई ऑप्शन है क्या? क्या मैं नया केक लेके वहां पे जा सकता हूँ कि निब्बी के पास में? आंसर इज नो। तो आपके निब्बे ने क्या किया? बोले भाई साहब, आपने 12:15 बजे भी यहाँ पे दे दिया ना, मैं चलो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये चीज को एग्री कर लेता हूँ, लेकिन जो पैसा मैं आपको पहले देने वाला था, मान लीजिए आपने एग्री किया था कि मैं आपको 600 रुपए जो है वो देने वाला हूँ, 600 तो नहीं दूंगा भाई साहब, मैं ना 100 रुपए जो आपने मेरा नुकसान करवा दिया ना, मैं उसके काटूंगा, और मैं आपको सिर्फ कितने रुपए पे करूंगा? 500 रुपए जो है वही बोले मैं आपको पे करने वाला हूं, पूरा पैसा मैं आपको पे नहीं करूंगा। ये समझ में आया? तो एक बार जो चीज को आपने कंडीशन बनाया था, जिस चीज को आपने एसेंशियल बनाया था, उस चीज को अगर आपने एसेंस से हटा दिया, तो अब बोले वापस आप उसको एसेंस में लाने की बात नहीं कर सकते हैं, अब आपको उसे वारंटी में ही क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। ध्यान से देखिएगा यहां पे कि व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, कब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिस चीज को आपने कंडीशन मान के चला था, जो अगर पूरी नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या मान लिया जाएगा? कैंसिल्ड मान लिया जाएगा। कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि वो क्या हो जाएगी? बोले वारंटी में सिंपली कन्वर्ट मान ली जाएगी। ऐसा कब होगा बोले? तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब क्या कहता है। सबसे पहली बात, वॉलंटरी वाला वेवर, आप अपनी मर्जी से क्या कर रहे हो? कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर दे रहे हो। जो कंडीशन आपने दी थी, जिस कंडीशन के पूरे नहीं होने पे आपने क्या कहा था कि गुड्स को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अब आपने क्या बोला? छोड़ यार, आ जाने दे। क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। सब बोले सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 के हिसाब से, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर में, बायर क्या कर सकता है? बायर जो है वो वेव कर सकता है कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल, अब बायर में एक्सेप्ट द डिफेक्टिव वाले गुड्स। सर बोले गुड्स में थोड़ा बहुत डिफेक्ट था, मैंने कहा जान दे यार, छोटे मोटे डिफेक्ट से क्या फर्क पड़ता है, मैं बोले ये चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। सामने वाला बंदा ऐसा भी बोल सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं भाई साहब, आप गए बोले किसी शोरूम के अंदर, आपने क्या किया? एक नई नवेली कार जो है उसको आपने बुक किया,
सामने वाले से आपने कहा कि भाई साहब ये बुक जो है, सॉरी ये कार जो है वो बोले आप क्या कर दीजिए, मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। उसने प्रोवाइड किया। अब उस कार के अंदर हल्का सा स्क्रैच जो है, हल्का सा स्क्रैच जो है वो, नई कार एकदम ब्रांड न्यू कार है लेकिन हल्का सा स्क्रैच उसके ऊपर लगा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए, आपने कहा यार ये क्या तरीका हुआ, एकदम नई नवेली कार थी, वो तो इतनी ब्रांड न्यू होनी चाहिए कि जगह जगह से चमकनी चाहिए, ये स्क्रैच बीच में आ गया तो कांड हो गया यार ये तो, राइट। अब भैया इसमें भी दो टाइप के मेंटेलिटी के लोग होते हैं। एक वो वाला बंदा होता है जो कहता है कि भाई साहब स्क्रैच वाली कार मेरे को चाहिए ही नहीं, और एक दूसरे टाइप का बंदा रहेगा जो क्या कहेगा, अरे भाई साहब ये तो कॉमन वाली चीज है, ये भी तो हो सकता है कि अभी मैं गाड़ी लेके जाऊंगा और जाते जाते रास्ते में स्क्रैच आ गया, या हो सकता है कि मैंने मंदिर में वहां पे खड़ी करी और भाई साहब बाजू से कोई चाबी का स्क्रैच मार के चला गया। ये तो अच्छा हुआ कि शगुन यहीं पे ही हो गया कि इसको क्या लग गया है, एक स्क्रैच लग गया है, ले लेते बोले ये वाली कार को। ठीक है सर, यूजुअली कैसा होता है कि जब आप कार लेने की बात करते हो तो आपने क्या कहा कि बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह मुझे नहीं चाहिए, एकदम ब्रांड न्यू दिखने वाली कार जो वो बोले मेरी रहनी चाहिए। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने उसी चीज को कन्वर्ट कर दिया किस चीज के अंदर, वारंटी के अंदर। आपने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, अगर छोटा मोटा स्क्रैच रहा भी नॉर्मल चीज है, होता है बोले आजकल, लगते हैं बोले छोटे मोटे स्क्रैच, लेकिन कार पुरानी नहीं है ना। बोले अरे सर कैसी बात करो, एकदम नई ब्रांड न्यू वाली कार, इसमें बोले मेरे साथ में धोखा नीचे, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। बोले ठीक है सर। तो ये ऐसा किया जा सकता है। और या फिर टाइम वाला बता दिया, सर वैसे तो बोले रात को 12 बजे आना चाहिए था, लेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है तुमने 15 मिनट लेट कर दिया तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो टाइम वाला जो है वो केक का एग्जाम्पल आ गया, और कार वाला जो है वो आपका डिफेक्टिव गुड्स वाला एग्जाम्पल जो है वो आ गया। दूसरा देखिएगा भाई साहब, इलेक्ट टू ट्रीट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब वैसे तो ये मैं क्या मान के चल रहा था, मैं इसको कंडीशन मान के चल रहा था कि कार में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, लेकिन एक महीने के बाद में मेरी कार आई है, उसके बाद में भी पता लगा कि हल्का सा स्क्रैच वगैरह जो है वो वहां पे है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कहूंगा कि इस कार को ले जाओ मेरे को चाहिए ही नहीं, या फिर मैंने क्या कहा, क्या ये स्क्रैच को आप ठीक कर सकते हो क्या। बोले हाँ सर, थोड़ा सा इस पे अगर मैं रब करूंगा ना, पॉलिश अगर मारूंगा ना तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझा, अगर आपने उस कार को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने वो स्क्रैच वाली कार को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि आपने कंसेंट दे दिया है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर। बोले ठीक है सर। That is, instead of repudiating the contract, he may accept the performance and sue for the damages। ये भी कह सकता है भाई साहब क्या, कि जो स्क्रैच लगा है उस पर जो भी खर्चा आएगा वो तुम लगाओ और मेरे को ये स्क्रैच जो है उसको क्या करके दे दो, ठीक करके दे दो, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है साहब। इफ ही हैज सफर्ड एनी, अगर वो लॉस हुआ तो स्क्रैच वाला जो लॉस था वो बोले भरपाई करके दे दो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, क्या, वंस अ बायर डिसाइड टू वेव, अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि जो आपका अधिकार था, जो कंडीशन थी उसको वारंटी में कन्वर्ट करना है और आप अपने राइट को वेव करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप क्या नहीं कर सकते, आप उसके फुलफिलमेंट की बात नहीं कर सकते। मतलब स्क्रैच वाली कार लेके एक बार अगर आप जा चुके हो तो आप दोबारा कल आके ये नहीं कह सकते नहीं सर मेरे को ये कार नहीं चाहिए, ये रखो बोले अपने पास में, मेरे को मेरा पैसा वापस कर दो, ऐसा नहीं बोल सकता। ये समझ में आया, ये कहता है आपका वॉलेंट्री वेवर। दूसरा आता है भाई साहब कंपलसरी वेवर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलता है कंपलसरी वेवर, क्या कहता है भाई साहब, सब बोले अगर मैं सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 2 के हिसाब से बात करूं, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। सेवरेबल मतलब अलग नहीं कर सकते सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई एक चीज आपको बेची जा रही है उसको बोले अलग नहीं किया जा सकता है, दैट इज इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोले क्या T20 का वर्ल्ड कप होने वाला था, ठीक है, और उसका बोले फाइनल था सर, और फाइनल जो है वो किसके बीच में है, सब बोले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब बोले ऐसे केस में कोई बंदा है जिसका नाम क्या है मिस्टर ए, उसको इस बात के बारे में पता चला, मिस्टर ए जो कि क्रिकेट के बारे में खतरनाक अलग तरीके से फैन है, और भाई साहब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही होगी तो कौन ऐसा बंदा होगा हमारी कंट्री का जो कि फैन नहीं होगा भाई साहब। पॉइंट समझ में आया। बोले हाँ सर। तो अब ये आंसर देखिएगा, क्या मिस्टर ए नाम का जो बंदा है उसने कहा ये जो मैच होगा ना भाई साहब, इसको बोले मैं सबसे बड़े टीवी पे देखना चाहता हूं,
राइट। तो इसने क्या किया, मिस्टर ए ने अमेजोन पे, ठीक है, मिस्टर ए ने अमेजोन पे टीवी बुक किया जो कि बोले कितने इंची का था, 53 इंच का था। ठीक है, अमेजोन पे जाके उसने देखा तो बोले जिस दिन आपका मैच होने वाला है उसके 2 दिन पहले जो आपका टीवी रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका जो मैच होने वाला है वो बोले 15 अगस्त को होने वाला है, ठीक है, और डिलीवरी कब हो जाएगी, सब बोले डिलीवरी आपको मिल जाएगी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जो टीवी आपका होगा वो आपके पास में क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। बोले ठीक है भाई साहब, अभी ध्यान से, सब बोले अमेजोन से 13 अगस्त को जब टीवी मिस्टर ए के घर पे आया, मिस्टर ए ने कहा ठीक है सर इसको ना आप इंस्टॉल कर दीजिए दीवार के ऊपर, मेरे को टीवी जो है वो लगा के दे दो। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, सर जब टीवी आपका आता है तो टीवी के साथ में एक रिमोट भी रहता है, बोले हाँ। दूसरा बोले इसके साथ में एक स्टैंड जो है वो भी रहता है, बोले हाँ सर ये स्टैंड जो ना वो डिफेक्टिव था, एंड जो रिमोट जो ना उसका भी जो कोना है वो क्या था, टूटा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब वापस लेके जाओ, ये स्टैंड को वापस लेके जाओ, टीवी को वापस लेके जाओ, रिमोट को वापस लेके जाओ और मुझे नया टीवी लाके दो, और या फिर मुझे मेरा पैसा जो है ना वो रिफंड चाहिए। राइट, आपकी मर्जी है, आप अगर चाहो तो 13 अगस्त को क्या कह सकते हो कि मुझे या तो पूरा का पूरा पैकेज जो है वो डिफेक्टिव मिला, और या फिर पैकेज ना सही लेकिन पैकेज में 1, 2 और 3 जो चीजें आई थी उसमें सेकंड और थर्ड आइटम जो है वो डिफेक्टिव मिला। मेरे को नहीं चाहिए, पूरा पैकेज लेके जाओ, बोले आप मेरे को नहीं चाहिए ये वाली चीज, मना कर सकते हो। यानी कि जो कंडीशन आपकी थी कि भाई साहब ये मर्चेंटेबल क्वालिटी में होना चाहिए, वो कंडीशन ही यहाँ पे क्या नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हो आप, इसको छोड़ सकते हो, लेके जाओ भाई साहब मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आपने कहा यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप फाइनल है, अगर ये टीवी आज यहां से चले जाता है तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि अगले 2 दिन में वापस से डिलीवरी हो जाए। सर इसको होने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम जो है वो लगने वाला है, या फिर अगर मैं पैसे वापस लेता हूं और दूसरे कहीं से अगर मैं इस चीज को लाने की कोशिश करता हूं तो वो भी बोले इतने शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसने क्या बोला, यार एक काम कर, तू ना ये टीवी दे दे मेरे को, लेकिन जो ये तेरा स्टैंड खराब है ना, ये स्टैंड मेरे को क्या करके लाके दे दे, मेरे को बदल के लाके दे दे। सामने वाले ने कहा कि हाँ सर ये काम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि वो ये कहे कि टीवी मुझे दे दे और स्टैंड की जगह पे और रिमोट की जगह पे मुझे मेरा पैसा रिफंड कर दे, नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों, अरे सर ये स्टैंड में लेके कहाँ जाऊंगा, हर टीवी का अपना एक स्टैंड होता है और हर टीवी का अपना एक रिमोट होता है, ये रिमोट को कहाँ लेके जाऊं, बोले मैं आपको ये लेना ही पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि आपका जो रिमोट रहेगा ये मैं रिप्लेस करवा के सही वाला जो रिमोट है वो आपको लाके दे दूंगा, बोले। ये समझ में, अगर वो डिविजिबल है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। आपने 2 अलग अलग शर्ट मंगवाई सर, शर्ट दोनों अलग अलग हैं, दोनों की जो ब्रांड है वो भी अलग अलग है, दोनों के जो मतलब आपस में उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। आप ये कर सकते हो कि एक शर्ट जो आपके साइज की होगी वो आप रख सकते हो, और दूसरी शर्ट जो आपके साइज की नहीं होगी या डिफेक्टिव वाली होगी आप उसको वापस भेज सकते हो, चलेगा अगर वो डिविजिबल है तो। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो आपके पास में ऑप्शन है, या तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में रख लीजिए, और या तो फिर आप पूरा का पूरा उसको दे दीजिए। ये समझ में आया, ठीक है साहब, ध्यान से देखिएगा। He cannot repudiate the contract but can only sue for the damages, ठीक है। In such a case the breach of condition can only be treated as a breach of warranty unless there is a contract to the contrary। ये समझ में आया। लेकिन सर ये जो आपने कहा क्या कि कंडीशन को वारंटी मान लिया जाएगा, इसमें भी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्या कहता है भाई साहब, if the fulfillment of any condition of the contract of sale is excused by the law by reason of impossibility, अरे भाई साहब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सर मैं ये काम आपके लिए करने को तैयार हूं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ये काम मैं आपके लिए कर ही नहीं पाऊंगा, लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है या प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है जो अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पड़ा था, तो सर सॉरी कांट हेल्प इट आउट, मैं आपकी कंडीशन को पूरा कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। और अदरवाइज द कंडीशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। इज दिस पॉइंट क्लियर, उसे बोले वारंटी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। फिर इसके बाद में डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंडीशन ऑफ वारंटी, बस एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये ध्यान से अगला पॉइंट, सब बोले टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटीज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अच्छे तरीके से।
हमने यहाँ पे बकायदा कल के ही क्लास में बात की थी कि एक तो बोले एक्सप्रेस वाली हो सकती है जिसमें दोनों पार्टीज जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर द कंडीशन, सेम थिंग फॉर द वारंटी ऑल्सो। आपको जो एक्सप्रेस करना होगा वो बोले आप वहां पे क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड। ये देखिए एक्सप्रेस आपको जो करना होगा वो, और इम्प्लाइड वाला जो है बकायदा बोले सेक्शन नंबर 14 से लेकर 17 तक आपको डिटेल में बताया गया है। क्या कहता है सर, देखेंगे यहाँ पे नीचे में। सर बोले सबसे पहला अगर मैं इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बात करूं तो जैसा कि अपन ने यहाँ पे चार्ट में पढ़ा था, ये इतने सारी चीजों को लेके इम्प्लाइड कंडीशंस, इतने सारी चीजों को लेके इम्प्लाइड वारंटी। ठीक है, बात करते हैं एक एक को। सबसे पहली बात कंडीशन एज टू टाइटल। सर जो बंदा परचेज करने वाला होगा वो क्या एज्यूम करके चलेगा, वो एज्यूम करके चलेगा कि जिस कमोडिटी को आप बेच रहे हो उस कमोडिटी को बेचने का अधिकार जो है वो बोले आपके पास में होना चाहिए। मतलब या तो बोले उस कमोडिटी के आप ओनर होने चाहिए, और या तो फिर बोले आपको यहाँ पे एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया होगा और ऑथराइज किया गया होगा कि आप इस कमोडिटी को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मतलब एक वैलिड टाइटल जो है वो बोले आप सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हो। एक बात बताओ, अगर इस सेलर के पास में कोई ऐसी चीज है जो कि उसने खुद ने चोरी करके कहीं से लेके आया था, क्या वो उसको बेच सकता है क्या? अरे भाई साहब, जिस चीज के आप खुद एक मालिक नहीं हो आप उसके लिए किसी दूसरे को मालिक बना सकते हो क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है यहाँ पे। सो बोले इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स। मतलब उसके पास में इस बात का अधिकार है कि वो गुड्स को बेच सकता है। किसके पास होता है? या तो बोले ओनर के पास में, और या फिर ओनर ने किसी और को क्या दिया होगा, अथॉरिटी दिया होगा एजेंट बना के। ये समझ में आया? ठीक है। एंड दूसरा, एंड अगर बोले आप एग्रीमेंट टू सेल बनाने वाले हो, मतलब फ्यूचर कमोडिटी या कंटिजेंट कमोडिटी जो है उसको बोले आप अगर बेचने वाले हो, यानी कि सेल कब होगा, फ्यूचर डेट पे होगा। अभी क्या हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। तो बोले माना कि आज शायद आपके पास में उस बात का अधिकार नहीं होगा, आज बोले आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होंगे, लेकिन कल जाके आपके पास में क्या आ जाएगा, राइट टू सेल जो है वो बोले आपके पास में आ जाएगा। विल हैव राइट टू सेल द प्रॉपर्टी, ऐसा आपके पास में आ जाएगा। ऐसा बोले मैं यहां पे क्या करके चल रहा हूं, पहले से एज्यूम करके चल रहा हूं, ये इंप्लाइड कंडीशन है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। तो ध्यान से देखिएगा। सब बोले ए नाम का बंदा है, उसने क्या किया, एक सेकेंड हैंड कार जो है उसको परचेज किया। कहां से? मिस्टर बी से। सब मिस्टर बी कौन है? सब बोले ये एक कार का डीलर है। क्या करता है, कार को बोले मार्केट में खरीदता है और उसको मार्केट में जाके बेच के आता है। ठीक है, अब ध्यान से, कुछ महीनों के बाद में द कार वॉज टेकन बाय द पुलिस। अरे बाप रे बाप, मतलब पुलिस वाले जो है सीधा किसके घर पे पहुंच गए, ए के घर पे पहुंच गए, और जो कार थी उसको उठा के लेके चले गए। ए ने बकायदा बताया कि सर मैंने ये कार को बी से परचेज किया था, आप ऐसे कैसे लेके जा रहे हो, मैंने पैसा दिया है, ये देखिए इनवॉइस वगैरह सब कुछ है बोले मेरे पास में। पुलिस ने कहा जिस कार को आपने यहां पे लिया है ये कार जो है किसी मिस्टर सी से बिलोंग करती है और उसके यहां से चोरी की गई है। अब चोरी हो सकता है कि बी ने किया होगा या फिर किसी और ने किया होगा, बट पॉइंट ये है कि मिस्टर सी जो है वो इस कार का एक्चुअल में मालिक है, ही इज द ओनर। यानी कि मिस्टर बी नाम का जो बंदा है इसके पास में इस बात का अधिकार ही नहीं था कि वो इस कार को मार्केट में बेच पाए। तो कैसे बेच दिया भाई साहब, आपने पूरा पैसा दिया होगा, मानते ये वाली बात को, लेकिन इस कार का मालिक कौन है, मिस्टर सी है। और मिस्टर सी के पास में क्या है, बोले उसके पास में राइट इन रेम है। बोले पूरी दुनिया के अगेंस्ट में उसके पास में अधिकार है भाई साहब। आपके पास उस कार का पोजीशन आ गया, भले ही आपने पूरा पैसा पे किया होगा, भले ही आप गुड फेथ में काम कर रहे होंगे, उसके बावजूद आप उस कार के मालिक नहीं कहलाओगे। ये ध्यान रखिएगा बोले आप। ये समझ में आया? तो ध्यान से, इट वॉज अ स्टोलन वन एंड ए वॉज फोर्स टू रिटर्न द कार टू द ट्रू ओनर। ए को कहा गया सी को जाके ये कार जो है आप दे दीजिए। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट ए कुड रिकवर द फुल प्राइस फ्रॉम बी। जितना भी पैसा आपने बी को दिया था पूरा पैसा वहां से क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि बी के पास में इस बात का अधिकार ही नहीं था कि वो क्या करे, वो इस कार को बेचे। ठीक है, इन दिस केस देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू द टाइटल एज बी हैड नो राइट टू सेल द कार। उसके पास में कोई अथॉरिटी था ही नहीं, ना ही तो सी ने बी को अपॉइंट किया कि भैया मेरी कार बिकवा दो, ऐसा भी नहीं हुआ।
कई बार ऐसा होता है ना कि कार डीलर जो होते हैं वो किसी और के बिहाफ पे एजेंट का काम करते हैं, बोले मैं तुम्हारी कार बिकवा के दे दूंगा, बदले में मुझे क्या कमीशन मिलेगा बताओ। ऐसा भी हो सकता है। ये समझ में आया? ठीक है सर। दूसरा, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। सो बोले कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा जो है ना वो आपको डिस्क्राइब करता है कि यार मेरे को ना सो एंड सो चीज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेडीज के बारे में बात करूं तो वो कहते हैं कि मुझे ना एक बोले सूट सिलवाना है, लेकिन उसमें जो कपड़ा रहेगा वो बोले चिकन का कपड़ा होगा। अब चिकन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली किसी मुर्गी को मार के वहां पे कपड़ा बनाया जाता है, लखनवी चिकन कुछ तो भी टाइप का कपड़ा आता है, ठीक है, वो वाला कपड़ा चाहिए। डिस्क्रिप्शन दिया कि वो जो कपड़ा रहेगा ना वो बोले काइंड ऑफ येलो रहना चाहिए। सैंपल है क्या कोई बोले आपके पास में? बोले नहीं यार सैंपल तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही लगा लो, चिकन का कपड़ा होना चाहिए, येलो वाला कपड़ा होना चाहिए, और जो कपड़ा है वो बोले मुझे 5 मीटर का कपड़ा चाहिए। स्पेसिफिकेशन दे दिया, ये ध्यान रखिएगा, बता दिया, डिस्क्रिप्शन बता दिया। तो एक बात बताओ, अगर जो कपड़ा है वो नॉर्मल सूती कपड़ा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर जो कपड़ा है वो येलो की जगह पे आपने पिंक कपड़ा दे दिया तो क्या ये चलेगा? क्या ये भी नहीं चलेगा। और जहां 5 मीटर मांगा था आपने कहा कि मैडम कपड़े बोले 4.5 मीटर ही आते हैं, उसके ऊपर नहीं आते हैं, तो क्या ये चलेगा? क्या आंसर इज व्हाट? आंसर इज नो सर। जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन से अगर चीजें मैच नहीं हो रही होंगी, सामने वाली लेडी जो है वो सीधा मना कर सकती है, सर वापस लेके चले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए ये चीज, और ना ही मैं आपको पैसा देने वाली, और ऑलरेडी अगर पैसा दे दिया होगा मुझे मेरा पैसा क्या चाहिए? वापस चाहिए। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। यहां पे ध्यान से देखिएगा, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपने चीजों को डिस्क्राइब किया है कि एग्जैक्टली आपको कैसा चाहिए। आपसे सैंपल मांगा गया, आपने कहा यार सैंपल तो नहीं है मेरे पास में, ठीक है, ठीक है। ऑफ द गुड्स इंप्लाइड कंडीशन एग्जिस्ट दैट गुड्स शैल बी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही होना चाहिए। द डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास और द ग्रेड, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, लेबल, मॉडल, मोड ऑफ पैकिंग एटसेट्रा ऑफ द गुड्स। ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल एक बार आप देख लीजिएगा, यहां पे बकायदा आपको एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है कि ए परचेज्ड फ्रॉम बी अ कार विच ही हैव नेवर सीन, जो उसने कभी देखी नहीं, ठीक है। नाउ बी डिस्क्राइब्ड द कार एज ब्रांड न्यू, बी ने कहा मेरे पास में एक गाड़ी है, बोले कौन सी दिखाओ तो, बोले फिलहाल नहीं है, पर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको, ब्रांड न्यू कार है। बोले भाई साहब है, जैसे हर्षद मेहता गया एक कंपनी के पास में, बोले इंपोर्टेड वाली कार दिखाओ, बोले सो बोले फिलहाल तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन आने वाली है दुबई से एकदम नया पीस आ रहा है, बोले ब्रांड न्यू कार है, लेक्सस की कार है, बोले तो वो मैं आपको दे दूंगा। ब्रांड न्यू कार है, डिस्क्राइब किया सामने वाले बंदे ने। हाउएवर जब डिलीवरी हुई तो ए को ये पता चला कि कार जो है वो यूज्ड वाली थी और उसको रीपेंट किया गया था, तो रिटर्न द कार टू बी। ए ने क्या किया? कार बी को वापस कर दी। भाई साहब तुमने झूठ बोला, तुमने कहा था कि कार जो है वो एकदम नई नवेली कार है, जबकि ये तो यूज्ड वाली कार है। कंडीशन मैच हो रही क्या? सर कंडीशन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट वाज हेल्ड दैट sale was by description and the car did not correspond to the description and A was entitled to reject the car। वो कार को क्या कर सकता था? रिजेक्ट कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझा? ठीक है सर। फिर इसके बाद में कंडीशन नंबर 3 क्या? सर बोले सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। मैंने आपको सैंपल दे दिया, मेरे को ये वाली चीज चाहिए और एग्जैक्टली मेरे को ऐसे वाली ही चीज चाहिए। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मुझे ना कीबोर्ड चाहिए, ये देखिए कीबोर्ड है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कीबोर्ड? हाँ, इसमें ना सिर्फ नमपैड दिया हुआ है, इसमें क्या नहीं है, इसमें जो आपका बाकी सब रहता है ना वो सब चीज़ें नहीं है। तो मैंने कहा यार मेरे को ना ये वाला कीबोर्ड चाहिए, ये मिलेगा क्या कहीं पे? दुकान पे मैंने उसको पूछा तो दुकान वाले ने कहा कि यार ऐसा कीपैड, सैंपल दिखा दिया, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को नमपैड वाला चाहिए भाई साहब, नंबर्स होने चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा बता दिया, राइट। तो अब ऐसे केस में उसने कहा कि ऐसा कीपैड, उसने कहा हाँ ठीक है दे दूंगा, बोले मैं, राइट। लेकिन जो कीपैड वो लेके आया, ध्यान से देखिएगा, जो कीपैड बोले वो लेके आया, बोले ये देखिए सर ये रहा कीपैड, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको नमपैड दिया हुआ है सर, ये देखिए ये साइड में नमपैड है। मैंने कहा भाई साहब मेरे को ऐसा चाहिए जो कि मेरे पोडियम के ऊपर सिर्फ इतनी सी जगह जो है वो ले, अगर मैं इसको मेरे पोडियम पर रखने की बात करूंगा जगह बहुत जाएगी, मेरे पास में जगह नहीं है। इसीलिए मैंने क्या कहा? मैंने कहा मुझे ये वाला कीपैड चाहिए,
इज दिस पॉइंट क्लियर? तो क्या ये वाली चीज जो है मेरे सैंपल के साथ में मैच कर रही है क्या? आपका जवाब रहेगा नहीं सर। तो अगर जब ये मैच ही नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ले जाओ वापस। इसके जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो पैसा मुझे मेरा वापस चाहिए, या फिर अगर पैसा नहीं दिया था तो आप ये नहीं कह सकते पैसा दो बोले आप। ये समझा? बोले ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल बाय द सैंपल वेयर देयर इज अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू दैट इफेक्ट। जब मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग आर द 3 इंप्लाइड कंडीशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल बाय सैंपल। क्या? सबसे पहली बात, जैसी क्वालिटी मैंने आपको मेरे सैंपल की दिखाई है वैसी रहनी चाहिए। दूसरी बात, सर बोले जो आपका बायर रहेगा ना, चीज आपने लाके दे दी, उसके बाद में आपने क्या किया था, ये डब्बे में पैक था, ये जो चीज था ना डब्बे में पैक थी। मैंने कहा रुक जाओ एक बार मैं खोल के देख लेता हूं कि क्या ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है कि नहीं। आपने कहा नहीं 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 अभी नहीं खोलना, हमारे जाने के बाद खोलना। क्यों भाई साहब? मेरे को क्या मिलना चाहिए? एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि मैं जो पीस मेरे पास में आया है और जो मेरा सैंपल वाला पीस था, इससे मैं क्या कर सकूं, सिंपल तरीके से कंपेयर कर सकूं। ये समझा? फिर उसके बाद में द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। सर आपने क्या किया, आपने सेम ऐसे वाला पीस जो है वो मेरे को लाके दे दिया, लेकिन इसमें ना बैक स्पेस वाला ये जो की है ये नहीं था, ये खाली पड़ा जगह। या फिर इसके पीछे में जो ये वाली चीज है ना ये नहीं है इसके अंदर, ये भी खाली पड़ी है। तो ये क्या हो गया? डिफेक्टिव हो गया। माना कि सैंपल के हिसाब से दिया लेकिन डिफेक्टिव है सर, क्या करूं इस चीज का मैं? क्या ये मेरे कोई काम का होगा? आंसर इज नो सर, राइट। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सैंपल के हिसाब से ही आपने चीजें मेरे को लाके दी है। विच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन द रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल if the defect is visible and can be discovered on inspection, the seller cannot be held liable for the same। मतलब ये एक और आंसर सुनो, अगर आपने मुझे ये लाके दिया, आपने कहा कि सर ये है मेरे पास में, लेकिन इसका ना ये जो नम पैड है एक हटा हुआ है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना छोड़ दो। मैंने कहा चल ठीक है आराम दे, दिख रहा है मेरे को वहां पे, लेकिन एक दिन के बाद में मैंने क्या कहा, नहीं 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 वापस लेके जा, मेरे को नहीं चाहिए वाली चीज। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। अगर रिजेक्ट करना है तो अभी ही रिजेक्ट करना पड़ेगा, बाद में आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ वाला पॉइंट, क्या? कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ओ ओ ओ, मैंने कहा मुझे ना ये नमपैड चाहिए, लेकिन एक सेकेंड, इस नमपैड पे ना कुछ चीजें नहीं है जो कि मेरे हिसाब से यहां पे रहनी चाहिए। कौन सी? एक तो कैप्स लॉक वाली, और दूसरा डिलीट वाला बटन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सैंपल मैंने ये बता दिया कि देखो ऐसा चाहिए, साइज जो है वो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस पे ना एक बटन यहां पे लगा देना जो कि डिलीट वाला बटन होगा, एक बटन यहां पे लगा देना जो कि कैप्स लॉक वाला बटन होगा, और एक आधी चीज मैंने और बता दी कि यार मेरे को ना ऐसे माउस अलग से यूज ना करना पड़े, यहाँ एक छोटा सा ट्रैक पैड अगर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? अगर सामने वाले बंदे ने बोला कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, बात ही खत्म हो गई। लेकिन सामने वाले ने कहा कि हाँ सर ये मैं आपको करके दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप टाइम भी ले लो, आप पैसा भी ले लो, लेकिन मेरे को ये 3 चीजें यहाँ पे चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, सैंपल भी आपको दिखा दिया कि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि इसके अलावा मुझे और क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड करके चाहिए। ये समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं जो चीज आपने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में पढ़ी, वो सारी की सारी बातें जो वो यहां पे भी क्या होनी चाहिए, कंप्लाई होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज भाई साहब आपके लिए काइंड ऑफ एक होमवर्क लगा लीजिए, ये आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, राइट। ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और द फिटनेस। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस क्या कहता है? बोले जनरल रूल इज दैट देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू द क्वालिटी और द फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द गुड्स सप्लाइड। आपने कहा सर बोले ये वाली चीज चाहिए, लाके दे दी गई, आपने पूछा कि ये कितना चलेगा, आपने कहा सर ऐसा कुछ बोल तो नहीं सकते, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, नहीं 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 मेरे को चाहिए कि 5 साल चले। सर आप देख लो आपके हिसाब से, अगर वैसा होगा कि इसकी क्वालिटी ड्यूरेबल वगैरह है, आप देख लीजिए। इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया 1000 रुपए का आता है। बोले ये अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से है तो आप इसको लेके जाओ, अगर लगता है कि नहीं है तो मत लेके जाओ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसके अंदर घुस के थोड़ी निकलाऊं बोले मैं कि ये मैं बता पाऊँ आपको कि 5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं बोले लिख के दे कि 5 साल चलेगा,
नहीं बता सकते सर। ये समझा? तो यूजुअली ऐसा होगा कि ये वाली चीज कंज्यूमर के लिए फिट है या नहीं है, आपके लिए क्वालिटी के हिसाब से है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। किसको? बायर को। ठीक है। Therefore, the buyer himself must ensure that the goods suit his purpose before he buys. मतलब कोई चीज आप लेके चले गए, ले जाने के बाद में आपने वापस अगले दिन आके कहा कि यार ये तो मेरे पर्पस के हिसाब से है ही नहीं, एक काम करो इसको वापस ले लो और मेरे को मेरा पैसा जो है वो क्या कर दो, वापस दे दो। ऐसा बोल पाओगे कि आप? बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं बोल पाए। ठीक है। लेकिन यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, but there is an implied condition in the contract of the sale that the goods shall be reasonably fit for the buyer's purpose provided following conditions are satisfied. अरे भाई साहब, कम से कम जो रिजनेबल फिट रहेगा वो तो आप पूरा कर दोगे ना। सर मतलब नहीं समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले को जाके बोला कि सर मुझे ना 12 वॉट की एलईडी लाइट्स चाहिए। मैंने बताया सामने वाले को कि मुझे 12 वॉट की एलईडी लाइट जो है वो चाहिए, और ये जो लाइट रहेगी ना, ये बोले क्या होना चाहिए? वार्म वाइट होना चाहिए। दो टाइप के आते हैं ना, एक बोले येलो रहती है, एक वाइट रहती है, एक वार्म वाइट काइंड ऑफ येलोइश है लेकिन वार्म वाइट उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, वो वाली चाहिए। सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने ये चीज को दे दिया, मैंने देखा उसको चारों तरफ से सब सही था, बढ़िया था, लेकिन जैसे मैं घर पे ले जाके उसको लगा रहा था, उसका एक क्लिप जो है वो निकल गया। ले भाई साहब, इतनी लो क्वालिटी। अरे ये थोड़ी मैं एज्यूम करूंगा वहां पे कि इतना फटाफट यहाँ पे क्लिप निकल जाएगा। या फिर आपने मुझे लाइट दिया गोल राउंड वाला, इलेक्ट्रिशियन कहता है कि नहीं नहीं, आपको लाइट जो है वो चौकोर वाला लगेगा, बोले यहाँ पे। अब इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है भाई साहब। तो ऐसे केस में मैं आपको आके बोल सकता हूँ कि प्लीज आप ये जो लाइट रहेगी ना, इसको आप रिप्लेस कर दो और ये वाली दे दो। ये जेन्युइन वाला पॉइंट है, आप ऐसा बोल सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो चीज आपको रिप्लेस होके मिल सकती है। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अब ये ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहली बात, बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशंस मेक नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने बता दिया भाई साहब मेरे हॉल में मेरे को लाइट चाहिए, ठीक है, और ये ऐसी कुछ तो भी लाइट चाहिए, मैंने ये आपको बता दिया। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, चीज मेरे को प्रोवाइड कर दो। या फिर मैं एग्जांपल यहाँ पे ना चेंज करता हूँ। क्या? मैंने कहा सर मेरे को ना एक लैपटॉप चाहिए। दुकानदार ने पूछा कौन सा दूं बताओ। किडनी के बदले में जो मिलने वाला होता है, जिसे बोले मैकबुक कहा जाता है, वो दूं, या फिर बोले इसके अलावा जो डेल का कंप्यूटर आता है वो वाला दूं, या फिर बोले एक चीज आती है जिसे पाम टॉप कहा जाता है वो वाला दूं, और या फिर बोले मैं आपको क्रोमबुक नाम की एक चीज आती है वो दे दूं बोले आपको, या फिर बोले एक और चीज आता है जिसको बोले आप टैब का नाम देते हो, और या फिर बोले आप आईपैड भी इसको बोल सकते हो। बताओ कौन से वाली चीज दूं? मैंने कहा क्या फर्क है सबके बीच में? कई लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मतलब गैजेट वाले गीक होते हैं, उनको पता रहता है कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली इनमें से कौन सा चाहिए, आई डोंट नो अबाउट इट। मैंने क्या किया, सामने वाले को पर्पस बताया। मैंने कहा देखो भाई साहब, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मेरे को ना उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ना उसके अंदर एक्सेल जो है वो चाहिए। तीसरी बात, उसमें मुझे मतलब ये जो ब्राउज़र वगैरह जो होता है, ठीक है, जिसमें मैं कोई भी चीज़ अगर सर्व करना चाहूँ तो वो कर सकूँ, मुझे ये चाहिए, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट। मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें जावा जो है वो भी सपोर्ट करता हो, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहेगा वो भी सपोर्ट करता हो, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसमें मैं अपना डीएससी वगैरह जो है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो भी मैं अटैच कर सकूँ, ऐसा मुझे चाहिए। मैंने बताया सामने वाले को स्पेसिफिकेशन। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सारी चीजें इनमें से कौन से चीज में सपोर्ट होती है और कौन से में नहीं होती है। सामने वाले ने मेरे को बोला सर एक काम करो, आप ना मैकबुक लेके जाओ, ये बोले एकदम मस्त रहेगा, एकदम स्मूथ रहेगा, बढ़िया रहेगा। मैं लेके गया, ले जाने के बाद में पता चला कि अरे भाई साहब इसमें तो वर्ड चलता ही नहीं है, इसमें तो एक्सेल भी ओपन नहीं होता, इसमें क्या रहेगा, इनका अलग से ही फंडा है, कुछ तो भी पेजेस करके, कुछ तो भी नंबर्स नाम से। और अगर मैं ब्राउजर के बारे में बात करूं तो बोले इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चलता, बोले क्या करना पड़ेगा, सफारी डाउनलोड करना पड़ेगा। जावा, बोले जावा सपोर्ट नहीं करता। अरे गेट द पॉइंट। सर डीएससी नहीं, बोले वो भी आप यहाँ पे क्या नहीं कर पाओगे, अटैच नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा भाई साहब इसका क्या करूं मैं, डब्बा लेके जाओ, नहीं चाहिए मेरे को ये चीज।
ये समझ में आया क्या? अंडरस्टूड द पॉइंट? यहां पे अगर सामने वाले बायर ने आपको बता दिया है कि बेसिकली उसको किस पर्पस के लिए कमोडिटी चाहिए, तो सेलर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो चीज आप यहां पे बायर को प्रोवाइड कर रहे हो वो उस पर्पस को क्या करे, मीट कर रहा हो। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इतना आपको यहां पे क्या करना होगा, इंश्योर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरी बात, द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और द जजमेंट। मैं आप पे ही डिपेंडेंट हूं सर, मैंने आपको पहले बता दिया, आप बताओ मेरे लिए क्या सुइटेबल है, मेरे को नहीं समझ में आता। मैंने पर्पस आपको बता दिया कि ये मेरा पर्पस है, और आप जो डिसाइड करोगे ना वो सही डिसाइड करोगे, ऐसा बोले मैं यहां पे मान के चल रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे को अच्छी चीज प्रोवाइड करोगे। ठीक है। तीसरी बात, द सेलर डील्स इन द गुड्स इन हिज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। लैपटॉप की दुकान पे जाके आपने कहा यार मेरे को प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई है तो बताना। उसने कहा यार मैं तो इससे अब मैं डील नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं सुनते रहता हूँ बोले आजू बाजू से, तो जिसके पास में होगी वो आपको दे देगा, मैं आपको नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा या मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता भी दूंगा। अगर ऐसा बोला गया तो क्या वो बंदा उसमें डील करता है? क्या वो ये कहेगा कि यार तूने ये प्रॉपर्टी जो है बेकार वाली प्रॉपर्टी मेरे को दिलवा दी? आंसर इज नो सर। आपने मुझसे सजेशन मांगा था, मैंने आपको सजेशन दे दिया, अब आगे चल के आपको वो चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका लुकआउट है, आप देखिए। बोले इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल। सब बोले ए बॉट अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ। अरे बाप रे बाप, ए बेचारा बुढ़ापे के दहलीज पे खड़ा था, दांत एक एक करके टूटे जा रहे थे। उसने कहा क्या किया जाए, तो उसने नकली वाले जो दांत है ना उसका एक सेट बनवाया। किसके पास से? डॉक्टर के पास गया, ऑब्वियसली डेंटिस्ट जो था मिस्टर बी नाम का। बट द सेट वॉज नॉट फिट फॉर द एज माउथ। ए का मुंह बड़ा था, बी ने क्या कर दिया, छोटा बना दिया। ये किसकी गलती है? बी की गलती है। अब इसका फॉल्स टीथ का क्या करूं? बोले मैं अब ऐसा तो नहीं बोले कि वो दांत हाथ में पकड़ लो, उसको ऐसे ऐसे चबाओ और फिर उसके बाद में जो खाना है वो मुंह में डालो, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो ये ध्यान से, ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ एंड क्लेम्ड द मनी रिफंड। It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted to set of the teeth was not fulfilled। भाई साहब मैं चाहता हूं कि खाना जैसे नॉर्मल आदमी खाते हैं ना वैसे ही मैं खा पाऊं, कर लेना। बोले थोड़ा सा एडजस्ट। अबे कैसे कर लूंगा, जहां पे मेरे को 32 दांत लगने चाहिए थे तूने 10 दांत का पूरा डेंचर जो है वो बना के दे दिया और कहता कि कर लेना यूज, कैसे कर लूं भाई साहब? ये समझा? डन। लेकिन 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 ये पॉइंट यहां पे गौर फरमाइएगा, क्या कहता है भाई साहब? बट द कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग स्पेसिफिक केस। कौन से केस में? इवन इफ द बायर हैज मेड नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच ही इज बाइंग। सबसे पहला, वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन द स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड मार्क। मतलब आप दुकान में गए, दुकान में जाके आपने कहा सर मुझे ना मैकबुक चाहिए। फिर भी सामने वाले ने आपसे पूछा कि सर क्या मैं जान सकता हूँ आपका पर्पस क्या है लैपटॉप लेने के लिए? अरे लैपटॉप मत बोल देना, पहले बता रहा हूँ, मैकबुक चाहिए बोला मैंने। हैं किडनी विडनी देखो चाहिए कि बता देना, एक की जगह 2 दे दूंगा, पर मेरे को क्या चाहिए? मैकबुक चाहिए। फिर सर ठीक है, मैकबुक के लिए सर पर्पस क्या है आपका? बोले मुझे एक्सेल में काम करना है, वर्ड में काम करना है, और थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्फिंग वगैरह जो वो करना है, मूवीज़ वगैरह देखना है, वगैरह 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 बताया उसने। कभी कभी पावर पॉइंट वगैरह जो वो मैं इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है। सामने वाले ने कहा कि सर ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप HP का या डेल का लैपटॉप अगर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो विंडो बेस्ड होता है, iOS बेस्ड नहीं होता है। आपने कहा मेरे को मत सिखा। क्या बोला मैंने? देखो मेरे को चाहिए मैकबुक जिसके पीछे वो जो कटे हुए एप्पल का लोगो चमकता है, मेरे को वो वाला चाहिए। आपने खुद ने बता दिया, राइट? आपने पर्पस भी बताया होगा, लेकिन आपने स्पेसिफाई क्या किया कि मेरे को मैकबुक चाहिए। अब कल को जाके आप मैकबुक लेके घर चले गए, फिर उसके बाद में परसों आए, भाई साहब इसमें वर्ड तो चलता ही नहीं। बोले मैंने आपसे कहा तो था पहले। नहीं 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 इसको वापस करो। बोले मैंने मेरे को नहीं चाहिए चीज़। सर मैंने डब्बा खोलने के पहले आपसे पूछा था आर यू श्योर आपको यही वाली चीज़ चाहिए? आपने कहा था हाँ मुझे यही वाली चीज़ चाहिए। ये समझ में आया? डन। तो अगर मान लीजिए ऐसा वहां पे हुआ होगा जिसमें आपने हमें क्या कहा कि सर मुझे वही ब्रांड की चीज चाहिए, वही ट्रेडमार्क की चीज चाहिए, तो ऐसे केस में पर्पस बताना नॉनसेंस था। ये समझ में आया? ठीक है साहब। प्रोविजन टू सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1, दिस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बायर डज नॉट रिलाई ऑन द सेलर्स स्किल एंड द जजमेंट। उसने कहा तुम अपना ज्ञान अपने पास में रखो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैकबुक चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, an hotelier
ऑर्डर्स सुजीत जूसर एंड मिक्सर। होटल मतलब जिसका होटल वगैरह का काम है, ठीक है। उसने कहा मेरे को सुजीत का जूसर एंड मिक्सर चाहिए। उसने पूछा सर ये आप घर के लिए ले? नहीं नहीं नहीं, मेरा होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह है उधर। बोले कस्टमर मेरे को जूस वूस मांगेगा तो उसको मैं बना के दूंगा। बोले मैंने सुना सुजीत का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दुकान वाले ने कहा कि सर कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप ले रहे होंगे तो आपको ये वाले ब्रांड में नहीं दूसरे ब्रांड में जाना चाहिए जो कि थोड़ा हैवी ड्यूटी वाला रहे। फालतू ज्ञान नहीं बांटना। बोला ना तेको कि मेरे को सुजीत वाला चाहिए, समझ में नहीं आती तेको ये बात एक बार में, राइट। दुकानदार ने कहा ठीक है सर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से, मिक्सर पेटेंट प्रोडक्ट है फॉर हिज बिजनेस। द जूसर एंड मिक्सर सप्लाइड वाज फाउंड टू बी अनसुइटेबल फॉर द कमर्शियल यूज। इतने बड़े लेवल पे आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। द बायर हैज नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेलर सिंस ही परचेज द जूसर बाय इट्स पेटेंट नेम। ये समझ में आया भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद में वेयर द प्रोडक्ट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्टिकुलर पर्पज बट द बायर फेल्स टू डिस्क्लोज हिज एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मतलब ये आपने पानी गर्म करने वाली केटल के बारे में सुना होगा ना, होटल वगैरह में जो होती है, ठीक है। उसमें आप पानी डालो, बटन चालू कर दो, पानी अपने आप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर उससे आप अपनी जो चाय वगैरह बनानी होगी वो आप बना सकते हो, राइट। बोले हाँ सर। अब आपने कहा यार मेरे को ना दूध गर्म करना, मतलब आपके दिमाग में था, आपको क्या करना है, दूध गर्म करना है, या फिर चाय वगैरह जो कई बार ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ठंडी हो जाती है तो आपने कहा मुझे वो गर्म करनी, ठीक है। आप गए दुकान में जाके आपने कहा यार वो एक आता ना पानी गर्म करने वाला केटल जो होता है वो है क्या? उसने कहा हाँ है सर। कितने का? बोल 1100 रुपए का। दे दूं? ले लिया आपने, लेके आप घर आ गए। घर पे आने के बाद में आपने उसको लगाया, आपने उसमें केटल में दूध डाला या चाय डाली, आपने उसको गर्म किया। अब बोले केटल की अगर बात की जाए ना तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि अगर पानी को छोड़ के उसमें आप कुछ भी गर्म करोगे तो काला निशान जो होगा ना वो उसकी परत पे आ जाएगा। आपने दूध को गर्म कर लिया, दूध को गर्म करने के बाद में गिलास में निकाला, उसको देखा तो ऐसी शक्ल हो गई उसकी कि लग ही नहीं रहा कि वो नई केटल है करके। शक्ल ऐसी हो गई कि उसको देख के लग ही नहीं रहा है कि वो नई केटल है करके। आपने कहा यार ये क्या बकवास है। अब गए उसके पास में, दुकानदार के पास में जाके आपने उसको कहा पकड़ तेरी केटल, गंदी केटल है। बोले क्यों? अरे देखो, बोले कैसे काला काला निशान हो गया। सब बोले आपने इसमें दूध गर्म किया? बोले हाँ। नहीं करना था सर, पानी गर्म करना था। बोले तुमने पहले बताया नहीं। सर आपने पूछा भी तो नहीं। आपने क्या बोला आके कि मुझे पानी गर्म करने वाली केटल चाहिए। मैंने आपको क्या दिया? पानी गर्म करने वाली केटल दिया। आपने अगर ये बताया होता कि इसके अंदर मैं दूध गर्म कर सकता हूं क्या, तो मैंने आपको तभी मना कर दिया होता कि नहीं सर, अगर आप इसमें दूध गर्म करोगे तो नीचे में निशान पड़ जाएंगे। आपकी गलती है, बायर की गलती है, सेलर इसमें रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ में आया? तो ऐसे केस में बायर क्या नहीं कह सकता, पैसा रिफंड मांगने की बात जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द गुड्स कैन बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पज। ओ ओ ओ ओ ओ गुड्स को क्या कर सकते हो आप, एक से ज्यादा पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। एंड बायर फेल टू मेक नोन टू द सेलर द पर्पज ऑफ हिज बाइंग, द सेलर इज नॉट लाइबल। सर आपने सुना होगा इंडक्शन नाम की एक चीज आती है, इंडक्शन है। अगर आपको खाना पकाना है या ऐसा कुछ अगर आपको करना होगा तो ऐसे केस में आप, या फिर दूसरा एक और चीज, ओवन नाम की एक चीज आती है। उसमें क्या होता है, खाना बन सकता है, खाना गर्म हो सकता है, या कोई भी चीज अगर आप पकाना चाहते होंगे तो वो बोले हो सकता है। आपने ओवन लेके आ गए, ठीक है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए था कि ओवन के अंदर आप कोई भी बर्तन नहीं रख सकते हो। ऐसा बर्तन होना चाहिए जो कि माइक्रोवेव को सपोर्ट करता होगा, यानी कि उसके अंदर वो क्या नहीं होगा, जलेगा नहीं। आपने क्या किया, आपके घरेलू जो बर्तन थे वो उसके अंदर रख दिए, आग लग गई, फट गया पूरा का पूरा ओवन। तो क्या इसके लिए आप उसको रिस्पॉन्सिबल मानोगे क्या, सेलर को? आंसर इज नो सर, आंसर इज नो सर। आपने वहां पे ये पता ही नहीं करना चाहा कि इसका पर्पस जो है वो क्या है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। तो ऐसे केस में ये नहीं कहा जा सकता कि सेलर ने आपके साथ में गलत किया है, या कंडीशन जो है वो यहाँ पे क्या नहीं हुई, मीट नहीं हुई। अगला पॉइंट आता है 6 वाला, कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबल क्वालिटी। इसमें काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है, इस पे ध्यान से सुनिएगा। क्या सब बोले, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और नॉट। ठीक है, ये वाली चीज डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया, मेरे को ना छोटा कीबोर्ड चाहिए जिसके अंदर सिर्फ नंपैड रहेगा। मैंने दिखाया नहीं आपको,
सैंपल नहीं दिखाया मैंने आपको, मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने आपको क्या बोला, मुझे छोटा कीपैड चाहिए, इतना सा होना चाहिए, इतना सा, और इसमें ना सिर्फ नंबर्स रहने चाहिए, एक बैक स्पेस का होना चाहिए, एक डिलीट का होना चाहिए, कैप्स लॉक का होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैक पैड वहां पे होना चाहिए, ऐसा मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये बताने के बाद में ध्यान से, द एक्सप्रेशन मर्चेंटेबल क्वालिटी ऑफ द गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, द गुड्स फिट इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी एंड कंडीशन फॉर पर्पज ऑफ विच दे आर बॉट। आपने मुझे ये पूरा का पूरा बना के दे दिया, आपको कहीं पे कोई वायर वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं सर, वायर वगैरह कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक छोटा सा डोंगल टाइप में रहेगा, जो कि क्या करना होगा, कंप्यूटर में डालना होगा। आपने बाकी पूरा बना दिया पर उसका डोंगल नहीं बनाया। मतलब ध्यान से देखो, जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था ना, वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने चीज बना के मुझे दे दी, लेकिन इस चीज को मैं अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच नहीं कर सकता हूं बाई एनी वे। तो क्या ये चीज मेरे काम की है क्या, क्या ये चीज मेरे पर्पस को सॉल्व कर रही है क्या ये मर्चेंटेबल है क्या, नहीं। ये काम की है ही नहीं ना सर, दिस इज नॉट फॉर द एंड यूज। क्या करूं मैं इसको, शोपीस बना के रखना नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे बच्चों को क्लास में दिखाना दे, देखो छोटा कीबोर्ड भी होता है बेटा, ऐसा कुछ करना था क्या, नहीं सर ऐसा नहीं करना था मुझे। ये समझ में आया, बोले ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा, बाय प्रूडेंट पर्सन और द गुड्स विच आर मार्केटेबल एट देयर फुल वैल्यू, ऐसे गुड्स होने चाहिए जिनको अगर मैं मार्केट में बेचना चाहूं तो ये मार्केट में बिक भी जाए, इनकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। या फिर दूसरा एक और एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा यार मेरे को ना नाइकी के शूज चाहिए, लाके देगा क्या, बोले हाँ। मैं कहा यार लेकिन महंगे बहुत आते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि 8,000 रुपए के नाइकी के शूज होते हैं अगर अच्छे वाले लोग। अरे बोले मैं तेरे को 4,000 में लाके दे दूं मेरे भाई। कितने में लाके दे दूंगा, 4,000 में लाके दे दूंगा, कैसी बातें कर रहा है। मैं कहा लाके दे दे, भाई साहब ने लाके दे दे, ले बोले ये इसका मैं क्या करूं, जूता है पहन ले। मैं कहा ये दूसरा जूता नहीं, वो 4,000 में एक ही आएगा ना, क्योंकि 8,000 के दो मिलते हैं तो 4,000 का एक। मैंने कहा ये सर पे मारना है क्या मेरे को, या मम्मी को जाके देना है कि मम्मी कोई भी अगर उल्टा काम करूँ तो फेंक के मारना, फ्लाइंग चप्पल के टाइप में, ऐसा कुछ करना है क्या, क्या करूं मैं इसका, पहन ले बोले, कम से कम तेरा एक पैर जो है वो तो सिक्योर रहेगा। अरे भाई साहब कैसी कैसी मतलब बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डीलर ने तुमको गांजे की जगह पे घास दे दिया हो, है क्या ये चलेगा क्या, आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं चलेगा। शूज मांगा था बोले तूने, मैंने तेरे को शूज ला के दे दिया, नाइकी का शूज मांगा था तूने, मैंने तेरे को वो भी ला के दे दिया, क्यों नाटक कर रहा बोले, अभी सस्ते में चाहिए था तेरे को, 8,000 की जगह 4,000 रुपए लिए, क्या फर्क पड़ता अगर एक पैर में पहनेगा दूसरे में नहीं पहनेगा, चलता है ना, ऐसे लंगड़ी खेलते हुए जाना आराम से। क्या ये चलेगा क्या, आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, ए एंड कंपनी एक फर्म है ऑफ द मर्चेंट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय फ्रॉम बी अ लंडन मर्चेंट अ नंबर ऑफ बेल्स ऑफ मनीला हेम्प। अरे बाप रे बाप सर, ये क्या होती है मनीला हेम्प, अगर मैं इसका डिक्शनरी मीनिंग जो है वो आपको यहाँ पे बताऊं, या जो भी रहता है ये चीज, ये काइंड ऑफ एक फिलिपिन प्लांट होता है जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, या मैटिंग या फिर पेपर वगैरह जो होता है वो बनाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं मनीला हेम्प। दिस वॉज टू अराइव फ्रॉम सिंगापुर, कहां से आने वाला था, सिंगापुर से आने वाला था। द हेम्प अराइव्ड वेटेड, पूरा भीग चुका था भाई साहब, समुद्र का पानी लग लग के, समुद्र में तूफान वगैरह आया होगा, पूरा भीग चुका था, ठीक है। एंड इट वॉज सो मच डैमेज दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सेल इन द मार्केट एज मनीला हेम्प, आप इसको मनीला हेम्प के तौर पे बेच ही नहीं पाओगे, ऐसा इतना डैमेज हो चुका था, राइट, ठीक है साहब। इट वॉज हेल्ड दैट द गुड्स दैट इज हेम्प वर नॉट ऑफ द मर्चेंटेबल क्वालिटी, इन दिस केस द हेम्प वॉज नॉट सीलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मनीला हेम्प। या फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल अपन लेते ना भाई साहब, दूसरा अगर मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने अगर मैं यहां पे लूं तो ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अगर मैं नोट्स के बारे में बात करूं, आप क्या बोलेंगे सर, दीज आर द नोट्स, हमारे पढ़ने के लिए
ये जो नोट्स हैं ये बोले आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर यही वाले नोट्स को मैं एक बार पानी में डुबोऊं और वापस निकालूं, पानी में मैंने एक बार डुबो दिया फिर मैंने वापस निकाला, इसी फॉर्म में मैंने फाड़ा भी नहीं है, और ये अगर मैं आपके पास में पहुंचाता हूं तो क्या आप इस चीज को नोट्स बोलेंगे क्या? आंसर इज नो सर। या फिर दूसरी बात, मैंने इसका एक एक पेज जो है ना उसको उखाड़ के मैंने आप तक पहुंचा दिया, तो क्या आप इसको नोट्स का नाम देंगे क्या? आंसर इज नो सर। बट मैंने आपको क्या कहा, तो क्या हो गया, चीज तो इस पे लिखी हुई है ना, आप पढ़ तो सकते हो ना इस चीज को, क्या ऐसा बोला जाएगा? आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं बोला जा सकता। मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपने यहाँ पे डैमेज कर दी है वो उसकी मर्चेंटेबल क्वालिटी जो है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसका कोई सेंस नहीं बनता सर। अंडरस्टूड द पॉइंट? सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये चीज जो बन चुकी है, लेकिन अगर मैं इसको कंप्यूटर में ऐड ही नहीं कर सकता, कनेक्ट ही नहीं कर सकता, मतलब ये मर्चेंटेबल है ही नहीं सर, एज सिंपल एज दैट, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा एग्जांपल। ए नाम का एक दुकानदार है, उसने एक रेडियो बेचा किसको, बी को, जिसने क्या किया, उसको गुड फेथ में परचेज किया ये सोच के कि इसमें सब कुछ क्या है, सही है, और रेडियो की तरह ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। नाउ द सेट हैड सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब कुछ तो भी उसमें प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, वापस उसको आपके पास में लेके आया ताकि आप उसको क्या कर दो, रिपेयर कर दो। रिपेयर करने के बाद भी वो नहीं चल रहा, मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भाई साहब। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट इनटू द मर्चेंटेबल क्वालिटी, और उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। सिंपल सी बात, नो बकवास। ये समझ में आया, डन। और फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है 7th वाला, कंडीशन एज टू होलसमनेस, पूरा संपूर्ण होना क्या है, जरूरी है। अभी ध्यान से, आपने ये बना के दे दिया, लेकिन इसके साथ में अगर आपने डोंगल नहीं दिया तो क्या ये पूरा है क्या? नहीं सर। अगर आपसे मैंने जूते मांगे, आपने एक पैर का जूता दे दिया, दूसरे पैर का जूता आपके पास में है ही नहीं, तो क्या ये पूरा है क्या सर? नहीं। आपसे मैंने क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मतलब जूते में जो ये लगी रहती है, क्या लेस होती है, ठीक है, आपने मुझे लेस वाले जूते दिए पर लेस नहीं दिया, वो पूरा है ही नहीं। जूता आपने दिया उसके अंदर सोल नहीं था, सर वो पूरा है ही नहीं, इट इज नॉट होलसमनेस सर। मतलब ये तो लगभग आपका यही हो गया ना, मर्चेंटेबल क्वालिटी वाला। आंसर इज यस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है सर, दिस कंडीशन इज पार्ट ऑफ द कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ये यहां पे खुद ही बोल दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन it is applicable in cases of eatables, that is the food stuff and the other goods which are used for the human consumption. As per this condition, goods sold must be fit for the human consumption. Consumption का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे यूज के हिसाब से होना चाहिए ना, इंसान के यूज के हिसाब से होना चाहिए ना। आपने जूता मुझे लाके दिया, एक पैर का जूता है, मैं क्या करूं उसका, या जूता दिया ऊपर से दिख रहा है कि वो जूता है पर नीचे में सोल जो है वो गायब है, क्या करूं मैं ऐसे जूते का? सेंसर को इस बात की नहीं, पर उससे बड़ी लग रही है। ध्यान से भाई साहब, बोले ए परचेज्ड सम मिल्क फ्रॉम बी, जो कि क्या है, एक मिल्क डीलर है। द मिल्क कंटेन्ड सम टाइफॉइड जर्म्स, आफ्टर कंज्यूमिंग द मिल्क एज वाइफ गॉट इन्फेक्टेड एंड डाइड। ओ माय गॉड, इन्फेक्शन हो गया और वो क्या हो गई, वहां पे मर गई। इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द मिल्क डीलर। इन दिस केस द मिल्क वॉज नॉट होलसम एज इट वॉज नॉट प्योर एंड फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। उसको यूज किया ही नहीं जा सकता। ये समझ में आया क्या भाई साहब? दैट्स इट। तो ये रहेंगी क्या, इंप्लाइड वाली कंडीशन। फिर इसके बाद में अपन अगली क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, इंप्लाइड वारंटी के, राइट। आई होप कि यहां तक का जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।